हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत और ये हमारा लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 है, ठीक है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो जो यहाँ पे चार्ज वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, मीन्स ओवरऑल द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। आप किसी चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करोगे। तो जस्ट इसका अपोजिट जो आपको आगे सुनने को मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। जब आप चार्ज की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होगे या फिर जब चार्ज मूव करता है तो उसको हम करंट कह के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट विल बी आवर सेकेंड यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड तो सुन लिया, चार्ज। ओके, चलो अब जरा इस वर्ड के बारे में जानते हैं, व्हाट इज चार्ज। ओके, सो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, पहले हम लोगों ने क्लास 11th में मास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जब हमने वहाँ मास के बारे में पढ़ा तो हमने उससे रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था कि ड्यू टू द मास दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तो सेम एज मास, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। नाउ दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन बी रिपल्सिव। इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, ठीक है। चलिए चार्ज के बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। सी, दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ओवरऑल इस लेक्चर के अंदर बेसिकली पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा चार्ज का। आफ्टर डैट हम ये देखेंगे कि चार्ज बनता कैसे है एंड उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज़ से डील किया जाएगा, ठीक है। सो हमें ये पता चल गया चार्ज क्या होता है। अब एक चीज़ जान लेते हैं, जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज़ ऑल्सो एन स्केलर क्वांटिटी। ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर चार्ज का जो सिंबल यूज़ होगा वो या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर कैपिटल क्यू से, ठीक है। अब चार्ज को मेजर तो करना है, तो मेजर कैसे किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट आपने मानी है कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब इसकी एसआई यूनिट होती है। और बाय कन्वेंशन जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यहाँ जो ये ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड एज सेम प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इन प्लस, इन पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे इक्वल चार्ज है, इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्ज। चलिए अब ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता कैसे है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक बॉडी है, वो बॉडी किससे मिलके बनी होगी? वो मिलके बनी होगी एटम्स से। एटम्स के अंदर क्या क्या होता है? एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन को हमने कैसा कंसीडर किया? एज अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को एज अ नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया है और न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। मतलब इनका यहाँ पे कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है। तो भैया बॉडी के पास क्या चॉइस है? द बॉडी हैज़ टू चॉइसेस, या तो वो चार्ज स्टेट में रहे जिसके बारे में हमें पढ़ना है, या फिर वो न्यूट्रल रहे। कैसे? चलो देखना शुरू करते हैं। चार्ज स्टेट में उसके बाद क्या चॉइसेस है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हों। ऐसे केस में वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर की जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और ऐसा होगा कब? तो भाई ऐसा कब होता है? जब आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके बाहर चला जाए। एग्जाम्पल सोडियम Na, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, Na से बन गया Na+, ऐसे Na से Na+ बन गया। सिमिलरली दूसरी तरीके से भी चार्ज आ सकता है। कब? जब आपके प्रोटॉन कम हो और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन्स कब ज़्यादा होंगे? जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे आपकी बॉडी पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। इसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो, Cl to Cl-, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। सो न्यूट्रल, अब न्यूट्रल का तो बताने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बॉडी जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम अमाउंट में मौजूद हो वो बॉडी आपकी न्यूट्रल कंसीडर की जाती है। उसका टोटल चार्ज कैसा होता है? नो,
देयर इज़ नो चार्ज ओवर दैट बॉडी। सो ओवरऑल ये सब पढ़ के हमें क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कब आता है, जब वो अपने अंदर लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करे या तो लूज करे। भाई इलेक्ट्रॉन से ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो एटम्स के अंदर होते हैं, लूज क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि चार्ज कैसे किसी बॉडी पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराया कैसे जाएगा? लेट्स डील विद दिस थिंग। ठीक है, चलिए देखिए, एक बात याद रखिए, वेन एवर आई कंप्लीट अ वन पेज यू विल ट्राई टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज, ताकि आप लोगों को बाद में इसके खुद के अपनी तरफ से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, सो दिस वॉज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ ठीक है, हमें पता चल गया कॉज ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज आने वाला है, बट हाउ डज दैट बॉडी गेट चार्ज? वो बॉडी चार्ज होगी कैसे? तो इसके ओवरऑल 3 वेज कंसीडर किए गए हैं, जिसमें से पहला वे है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड बाय इंडक्शन एंड द थर्ड विल बी बाय कंडक्शन। चलिए फर्स्ट वे डिस्कस करते हैं। तो भैया पहला वे बहुत ईजी था। ये फर्स्ट वे जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने मान लो 2 बॉडीज़ ली, एक ए और दूसरी बी, हमने इन्हें आपस में रब कर दिया। अब जब हम रब करेंगे 2 बॉडीज़ को, तो दोनों में से जिसके भी इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। अब जिसने लूज किए उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जिसने गेन किए उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला पार्ट आई होप सबको क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसी से एक इसकी एक सीरीज भी बनाई जाती है विद वेरियस एलिमेंट्स, जो मैं आपसे बाद में जाके कभी नॉलेज बूस्टर सीरीज के अंदर उसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए टू बी हुआ, लेकिन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दियर मास? क्या इससे मास पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? तो हाँ भाई, यहाँ पे मास जो है, अब ऑब्वियसली देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उधर गया है, तो माना इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन इसका मास कहीं ना कहीं तो कम हुआ होगा ना। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसीलिए बोला गया है कि येस, वेन एवर द चार्ज डेवलप्स द चेंज इन मास इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बट होता ज़रूर है, मास में भी चेंज आता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चलिए फ्रिक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ। ये वाला पार्ट आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, सेकेंड वन इज इंडक्शन। ओके, चलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप जरा इसको देख के समझते जाइएगा। मान लीजिए मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक है बॉडी ए, दूसरी है बॉडी बी। अब बॉडी ए को मैं देखूं तो इसमें जो ये प्लस वाले और ये माइनस वाले हैं दोनों इक्वल हैं, जबकि बॉडी बी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज न्यूट्रल बॉडी एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये वाली बॉडी बी बॉडी जो है वो ए के पास लाता हूँ, ये बॉडी से अब क्या होगा? ये प्लस चार्ज उधर के सारे माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जबकि इन पॉजिटिव चार्ज को वो दूसरी तरफ रिपेल कर देगा। अब अब यहाँ पे देखो, अब ये बॉडी चार्ज हो चुकी है एक्चुअली। ठीक है, एक साइड पूरा नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, अब इस बॉडी को अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये जो आपको ये शो कर रहा हूँ, ये अर्थिंग प्रोवाइड करने का साइन होता है, आपको बुक्स के अंदर ये ऐसा ही शो किया जाएगा। अर्थिंग प्रोवाइड किस लिए की जाती है? ये ओवरऑल जो भी एक्सेस चार्ज डेवलप हुआ होता है ये उसे न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। समटाइम्स आप इसे बुक में पढ़ोगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी सप्लाई कर देता है। ठीक है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो भैया देखो, अब ये न्यूट्रलाइज किसे करेगा? इस वाले प्लस चार्ज को, क्योंकि ये माइनस तो अभी इसके साथ ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो रखा है। चलिए, तो हुआ क्या? अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो गई। अब ये न्यूट्रल पार्ट में, यह भी इधर इसके साथ है। ठीक है, अब मैं अपनी इस बी बॉडी को रिमूव कर देता हूँ। इस बी बॉडी को रिमूव किया। अब ज़रा दोबारा से देखो इस बॉडी को, 3 पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 6। इसका मतलब अब ये कैसी बॉडी है? ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका नाम इंडक्शन क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें कहीं भी आपने 2 बॉडीज़ को आपस में टच नहीं किया। ठीक है, कोई भी टचिंग कहीं नहीं हुई। ठीक है,
अगर अगले वाले पार्ट में जब हम कंडक्शन स्टडी करेंगे तो वहाँ हम टच कराएंगे, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड कंडक्शन। आई होप ये दो मेथड आप लोगों को समझ आए हो, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। अभी ये दोनों पार्ट से बहुत कम पूछा जाता है और रेयरली पूछा जाता है कभी बोर्ड के अंदर, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, जो थर्ड मैटर है, ठीक है, जो थर्ड मेथड होता है इसमें वो है कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन को समझने के लिए पहले एक पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चार्ज अगर किसी बॉडी पे है, ठीक है, तो वो ओवरऑल होल बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह वो सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इट्स ओन रिपल्शन। मतलब मान लो अगर मैं एक बॉडी लेता हूँ, उसके अंदर 3 प्लस चार्ज रख देता हूँ, तो ये 3 प्लस चार्ज क्या चाहेंगे कि भैया हम एक दूसरे से दूर रहें, रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर रहें, तो ये एक यूनिफॉर्म स्पेस पे एक दूसरे से मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मान लो मेरे पास दो बॉडी हैं, एक 4Q चार्ज है, इनके चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक पे 4Q है और दूसरे पे 2Q। अब अभी देखो, अभी इनमें किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अब बुक्स के अंदर ये डायग्राम दो तरीके से दिखाए जाएंगे तुम्हें, हो सकता है वो ऐसे कंडक्शन दिखाएं या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली दो बॉडीज़ को जोड़ के दिखाएं। अब फ़र्क पता है क्या हुआ, यहाँ पहले ये दो अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन जैसे ये जुड़े तो ये ओवरऑल सिस्टम अब एक हो चुका है। अब जैसे ही पूरा सिस्टम दोबारा से एक हुआ तो चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि भैया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज जो है मौजूद है वो क्या करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब देखो होता क्या है, टोटल चार्ज जैसे ये दोनों बॉडी जुड़ी तो सिस्टम, अब ये ओवरऑल मेरा पूरा एक सिस्टम है, इस ओवरऑल सिस्टम में कितना चार्ज है, 6Q, ये दोनों पे बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही मैं दोबारा से इन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करूँगा तो इस पे भी आधा और उस पे भी आधा, इस पे भी 3Q और दूसरी वाली बॉडी पे भी 3Q। देखो भाई स्टार्टिंग में कितना था, 4Q 2Q, और कंडक्शन के बाद बराबर बराबर हो गया तो 3Q चार्ज इस पे भी और 3Q चार्ज इसके ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिकल एडिशन फॉलो की जाती है। और मैंने जैसा बोला था ये वाला पार्ट बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज प्रीवियस ईयर में 2014 में ही मे बी इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आप अपने प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करोगे या फिर जब मैं अपनी मार्क बूस्टर सीरीज़ के अंदर विद देयर ईयर मेंशन करूंगा इन क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। अब ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला गया है दो आइडेंटिकल शेल्स हैं A और B, ठीक है, जिसमें से A के ऊपर 4Q का चार्ज है प्लस 4Q का, और B के ऊपर माइनस 2Q का चार्ज है, ठीक है। उनको थोड़ी दूरी पे रखा गया। अब एक C चार्ज उठा के लाया गया, उसे पहले A से टच कराया, फिर उसे B से टच कराया, ठीक है। उसके बाद A और B को आपस में टच कराया, मतलब अभी जो हमने छोटा सा फिनोमेना पढ़ा था ये ओवरऑल उसी को थोड़ा एक्सपेंड करके कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्हें अलग अलग कर दिया। अब बताओ A पे कितना चार्ज, B पे कितना चार्ज। तो भैया पूरी मैथ लग रही है यहाँ पे, आराम से करते जाओ, एक एक स्टेप करके आंसर आएगा। A पे कितना था, प्लस 4Q, B पे माइनस 10Q, और C कैसी बॉडी है, अनचार्ज स्फीयर, तो C पे कितना चार्ज है, 0। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या बोला गया है, A और C को आपस में कॉन्टैक्ट में लाया गया है। A और C को कॉन्टैक्ट में लाया। इनिशियली A पे 4Q था, C पे 0Q, ठीक है। कॉन्टैक्ट में लाने के बाद बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल चार्ज 4Q है, डिवाइड होके इस पे भी 2Q और इस पे भी 2Q। स्टेप 2, अब B और C को कॉन्टैक्ट में लाया गया, ठीक है। B पे कितना चार्ज है, माइनस 10Q, और यहाँ के बाद C पे कितना चार्ज आ चुका है अब, 2Q। टोटल चार्ज माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 हो गया, माइनस 8 बराबर बराबर डिवाइड होगा, इस पे भी माइनस 4Q और इस पे भी माइनस 4Q, ठीक है। अगले स्टेप में क्या बोला गया है, A और B को कांटेक्ट में लाया गया। तो A और B आपस में कांटेक्ट में आए, ठीक है। टोटल चार्ज इनिशियली कितना, इसका 2, इसका माइनस चार्ज, टोटल हो गया माइनस 2Q। दोबारा से आपस में बराबर डिवाइड हुआ तो इस पे माइनस Q चार्ज और इस पे भी माइनस Q चार्ज। तो दिस वॉज योर फाइनल आंसर। समझ आया? तो एक ही चीज़ याद रखनी है, इनिशियल चार्ज कितना है उसे जोड़ो और फिर दोनों पे बराबर यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दो। और ये क्वेश्चन आपका 2014 प्रीवियस ईयर में आ रखा है CBSE बोर्ड के अंदर। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ,
ठीक है, इसलिए कंडक्शन एज कम्पेयर टू इंडक्शन और फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो तो एक रिकैप ले लें, अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज चार्ज, उसकी एसआई यूनिट जानी। उसके बाद हमने कॉज ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है, कॉज के बारे में पढ़ा। फिर अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हाउ डज दैट चार्ज प्रोड्यूस, जिसमें हमने पढ़ा बाय फ्रिक्शन, उसके बाद बाय इंडक्शन एंड देन बाय कंडक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करना, मतलब एक चार्ज अपने अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो भैया चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी होती है ना कि वो क्वांटाइज होता है, मतलब चार्ज का भी एक सबसे छोटा यूनिट आप बता सकते हो कि कम से कम इतना चार्ज तो होगा ही होगा। वो कितना होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे सिंगल चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लो वहाँ दो बॉडी बनाई थी पीछे मैंने, ए और बी, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो कितना चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो हुआ तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीन होने पे वही दोबारा से 1.6 का मल्टीपल 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए, और टोटल चार्ज कितना डेवलप किया? q चार्ज। तो ये q किसके बराबर होगा? q इक्वल टू NE के बराबर। अब इसके आगे प्लस माइनस लगे हुए हैं, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि भैया देखो, जो बॉडी लूज करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज, और जो गेन करेगी उस पर कैसा आएगा? माइनस का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और E किसको शो कर रहा है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए जरा दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या किसी बॉडी के ऊपर 4.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है? सो जरा देखते हैं। Q की वैल्यू टोटल चार्ज कितनी है? 4.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसे डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आई? 2.8। अब भैया आप किसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ के थोड़ी ट्रांसफ़र करोगे, इट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है कि क्या 1 कूलम चार्ज हो सकता है। पहले भी मेरे ख्याल से 10th में भी एक क्वेश्चन एक बार आया था कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो भैया टोटल चार्ज कितना? 1 कूलम। एक कूलम पे कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसे सॉल्व करो, 10⁻⁻19 ऊपर गया तो 10⁻19 बन जाएगा। इससे एक पावर मिल जाएगी तो 10 इंटू 10⁻18 करके रिप्रेजेंट करोगे। उस 10 से 1.6 कटेगा तो 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। इसको अब देखो, यहाँ पे लग रहा है ये डेसिमल में है, लेकिन भैया ये डेसिमल नहीं है। वो यहाँ से 10 की पावर ले लेगा, 625 बना लेगा, और कितना आ जाएगा? 625 इंटू 10⁻16। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ट्रांसफ़र हो वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। समझ आ गया? डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। तो क्वांटाइजेशन हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी हम पहले भी देख चुके हैं कि द चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो भैया चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है मतलब आप उन्हें एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर, अब देखो ये सिस्टम है ओवरऑल, इसके अंदर बॉडीज, 3 बॉडीज के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे -Q3। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। मतलब आप सिंपल एल्जेब्रिकल एडिशन से चार्ज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई। लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका जनरल वे बता रहा हूँ, बिकॉज अगर कभी हुआ तो मैं अपनी नॉलेज बूस्टर सीरीज़ के अंदर इसकी वीडियो को कंप्लीट करूँगा ओवरऑल। ठीक है, अदरवाइज क्लास 12 के अंदर चैप्टर 12 में जब आप लोग न्यूक्लियर पढ़ रहे होगे तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। सो देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ही है कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ सिस्टम है आपका, ठीक है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा या फिर कांस्टेंट ही बना रहेगा। यहीं देख लो,
इनिशियली मान लो आपने एक Na लिया, एक Cl लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया तो Na से Na प्लस बन गया और Cl से Cl माइनस बन गया, लेकिन नेट चार्ज पहले भी 0 था और अभी भी 0 ही है। 3 प्रॉपर्टी निकली। अब चौथी प्रॉपर्टी तो हम लोगों को खुद ही पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत मेंशन कर दिया, द लाइक चार्जेस, ठीक है, मतलब जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रेपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को रेपेल करेगा और माइनस माइनस एक दूसरे को रेपेल करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि भैया चार्ज जो होता है वो मोशन से इफेक्टेड कभी नहीं होता। मतलब अगर एक बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज है, अब आपने उसे मूव करा दिया, उसके अंदर वेलोसिटी आ गई, तो क्या उसके ऊपर के चार्ज में कोई इफेक्ट आने वाला है? नहीं आने वाला। द चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मास पे इफेक्ट पड़ता है। मास के लिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल्स टू m01 माइनस v²/c² का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग देख आए थे। इसने क्या बताया था कि जैसे जैसे किसी सब्सटेंस की वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसका मास अपने आप ही कम होता चला जाता है। द लास्ट वन, डिपेंडेंसी ऑन मास। ये प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है भैया। जब तक कोई मैटर है तो उसका मास भी होगा, और मास होगा मतलब वो मैटर एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसके ऊपर चार्ज आएगा ना। तो ये यही बोलता है द मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब हो सकता है एक बॉडी हो न्यूट्रल स्टेट में हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज ना हो, ठीक है, बट द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब अगर कहीं चार्ज है तो वहाँ मास का होना ज़रूरी है। और बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन से हुआ है और इलेक्ट्रॉन का तो मास होना ही होगा ना, इसीलिए। सो दिस वॉज ऑल द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब ये वीडियो मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है। विद इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कूलम्स लॉ, ठीक है।